तो वेक्टर को ऐड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, और ये जो लॉज हैं वो स्पेसिफिक इस चैप्टर के ही रेलेवेंट है। इस चैप्टर के बाद अगर जैसे हम वेक्टर क्वांटिटीज को हैंडल करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटीज को जनरल मेथड जो है वो है कंपोनेंट वाइज मेथड। कंपोनेंट वाइज ही मोस्ट यूजफुल, मोस्ट हेल्पफुल रहेगा थ्रू आउट द फिजिक्स, कि हमें जो है कोई भी वेक्टर्स ऐड करने हैं तो उनको कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। ये ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए है कि बेटर विजुअलाइजेशन होगा। तो ट्रायंगल लॉ बताया था कि अगर दो ट्रायंगल साइड के दो ट्रायंगल्स से अगर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ऑर्डर सेम होता है, तो थर्ड जो क्लोजिंग साइड होगा, दैट क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर सिमिलर वे में पैरेललोग्राम लॉ भी था। पैरेललोग्राम लॉ में इफ टू एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, then its resultant will be represented by the diagonal passing through the intersection of these two vectors। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ। और ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं ये दोनों। ज्योमेट्रिकल का मतलब है हमें जो वेक्टर के एरोज हैं वो पता होने चाहिए, तो हम वेक्टर्स को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद अकॉर्डिंगली जो है इनके स्टेटमेंट्स के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डेरिवेशन पार्ट। तो ये डेरिवेशन पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा। तो इसको एक बार क्लास के बाद आज जब भी ये रिवाइज करोगे तो इसको एक बार खुद से ड्रॉ करके एक एक स्टेप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये तुम्हारे माइंड में इंटरनलाइज हो जाएगा। सपोज कि हम ये दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए बी है, ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हैं। तो इससे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब क्या है कि इस वेक्टर की लेंथ, तो इसकी लेंथ भी बी होगी, इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ भी बी होगी और इसकी लेंथ भी ए होगी। तो इस पैरेललोग्राम में हम देखेंगे तो इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स हैं, एक जो है इस वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और दूसरा जो है अपोजिट सेकंड डायगोनल है जो इनके हेड टू हेड ज्वाइन करने वाला। तो ये जो है रिजल्टेंट नहीं होगा, ये रिजल्टेंट नहीं होगा, ये वाला जो है रिजल्टेंट होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसका, ये है हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताया था कल कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स ऑलवेज हम फाइंड करते हैं अगर वेक्टर्स टेल टू टेल अरेंज्ड हो या फिर हेड टू हेड अरेंज्ड हो। और ये है ए के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट का एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो ये है सी, ये है मैग्नीट्यूड, और ये है अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा रिजल्टेंट का एंगल है। अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट मेकिंग विद द वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इस ए वाली वेक्टर के लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये ज्योमेट्री से ये हमें देखेंगे कि ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, ये पैरेलल है इसके, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये क्वांटिटी इसके मैग्नीट्यूड है, ये मान लिया ये x है, ये y है। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है वही यूज करते हैं, ओ ए बी और ये है सी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई बी, तो y बाई बी, तो y की वैल्यू हो जाएगी b साइन थीटा, y की वैल्यू हो जाएगी b साइन थीटा। और सिमिलरली cos थीटा लिख लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस जो है x डिवाइडेड बाई b होगा, तो x की जो वैल्यू आएगी दैट x इज इक्वल टू b cos थीटा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे लिख लेंगे कि x बाई b साइन थीटा और b cos थीटा। तो ये आगे हमारे लिए रिजोल्यूशन में भी हेल्पफुल है। तो ऐसे समझ लोगे कि x जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये b का एंगल है थीटा, तो देखते के साथ डायरेक्ट लिख लेना है कि जिस लाइन के साथ एंगल होगा, जिस लाइन के साथ एंगल होगा वो कंपोनेंट कॉस होगा, जिस लाइन के साथ एंगल गिवन होगा वो कंपोनेंट कॉस होगा, और उसके अलावा जो दूसरा परपेंडिकुलर है दैट इज साइन थीटा। अदरवाइज फिर ये हम ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा लिख के फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है ये कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी
और सी, ये है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करना बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ओ बी का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर, तो ये है ओ सी, यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब इसको लिखने के बाद फिर नेक्स्ट इसी में इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जो ओ बी है, ओ बी का तो मैग्नीट्यूड है सी है, ओ बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि वही रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। और यहाँ पे ओ सी को हम लिखेंगे, ओ सी इज इक्वल टू दिस ए प्लस एक्स कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, बी सी जो है वो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब ये लिखने के बाद ये जो है इस टर्म को हम ओपन कर देंगे, इस टर्म को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो होती है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों टर्म को एक साथ कंबाइन कर देंगे, ये दोनों टर्म, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, और प्लस जो है ये 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट होगा, अगर ये रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट सी क्या है, सी इज द मैग्नीट्यूड, सी इज द मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा अलर्ट रहोगे, सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको बिल्कुल रट लेना एकदम कि if two vectors are at an angle theta, then resultant can be given as a square plus b square plus 2ab cos theta का स्क्वायर रूट। अब वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, उस डायगोनल की लेंथ को फाइंड किया। डायगोनल की लेंथ को मैथमेटिकल फॉर्मूले से फाइंड किया। दूसरा तरीका भी है, हाँ दूसरा तरीका भी है, हम ज्योमेट्रिकल भी फाइंड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फाइंड करने के लिए हमें स्केल से वो वेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा, फिर वहाँ स्केल से मेजर कर लेंगे। और ये मैथमेटिकली अगर हमें गिवन है कि सपोज ए का मैग्नीट्यूड कुछ है, बी का मैग्नीट्यूड कुछ है, मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ, अगर गिवन है तो हम सी की लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। अब हमें डायरेक्शन बताना है कि भाई किस डायरेक्शन में है, तो वहां पे हम यहाँ पे डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा एंगल जो है वो डायरेक्शन है। यहाँ पे ये अल्फा एंगल डायरेक्शन है, यहाँ पे ये अल्फा क्या है, ये डायरेक्शन है। तो अल्फा फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड करेंगे। अल्फा को लिखते हैं हम tan अल्फा के टर्म्स में, कि एंगल हमें लिखना है तो उसको लिखेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा, ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसके लिए जिसको भी डायग्राम विजिबल नहीं है, ओबीसी ट्रायंगल जो है, ओबीसी, और ये है a प्लस बी कॉस थीटा था, और ये है b साइन थीटा, और ये एंगल है अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस, सॉरी ये अल्फा नहीं है, सॉरी ये थीटा था, थीटा बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड वैल्यूज आई, स्टैंडर्ड वैल्यूज का मतलब 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ठीक है, अदरवाइज हम इसका आंसर को ऐसे ही रख देंगे। तो ये जो है दोनों क्वेश्चन, दोनों चीजें हमने फाइंड कर लिया, एक तो मैग्नीट्यूड भी, दूसरा डायरेक्शन भी। अब जैसे मान लो इसमें ये है हमारा मैथमेटिकल अप्रोच, तो इसमें डेरिवेशन भी आ सकता है और इसका क्वेश्चन भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल। जैसे सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि दो वेक्टर हैं। अब ये दो वेक्टर गिवन है, तुम्हें ऐसा नहीं दिया होगा, ऐसा भी दे सकता है कि टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे 10 न्यूटन ड्रॉ कर दिया। ज्योमेट्रिकली अगर मान लो पैरेललोग्राम अप्लाई करना होता तो पैरेललोग्राम हम ऐसे कंप्लीट कर देते,
यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करते, ये हो जाता रिजल्टेंट। ये ज्योमेट्रिकल मेथड से, ज्योमेट्रिकली हम डायग्राम ड्रॉ करके फाइंड करते हैं। मैथमेटिकल फाइंड करना है तो एंगल हमें नोन है, सी फाइंड करना है तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab cos 60 डिग्री। अब इसीलिए मैंने बोला था कि वो जो बेसिक एंगल्स है ना, हमें याद रखने बिल्कुल, कि उसमें अगर फिर याद करना पड़ा तुम्हें 60 क्या होता है, 30 क्या होता है, पड़ोसी से पूछोगे क्लास में कि अरे 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 या √3/2, तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। तो यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 होगा, ये भी जो है 100 हो जाएगा, ये 200, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 300, और 300 इज इक्वल टू, ये इसको हम लिख सकते हैं 100 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 10√3। तो 10√3 व्हाट, 10√3 न्यूटन, क्योंकि दो वेक्टर्स जो हमने ऐड किए हैं, दो वेक्टर्स फोर्स को ऐड किया है, तो वेक्टर का नेचर सेम रहेगा। अगर हम फोर्स को ऐड कर रहे हैं तो फोर्स ही मिलेगा, वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं तो वेलोसिटी मिलेगा। तो ये 10√3 का मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फिर से tan वाला फॉर्मूला। अब ये tan का फॉर्मूला याद रखना इजी है ऐसे कि tan tan थीटा वैसे भी sin थीटा बाई cos थीटा होता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, sin थीटा न्यूमरेटर में होगा और cos थीटा डिनोमिनेटर में होगा, बस ऐसे b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। अब यहाँ पुट कर देंगे, b का मैग्नीट्यूड है 10, sin 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री sin 60 है, sin 60 डिवाइडेड बाई a प्लस, तो 10 प्लस 10 cos 60, तो sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 इंटू 1/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/√3। यहाँ जो है ये साइन हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 cos 60 इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 3, √3 कैंसिल आउट, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, जगह रहना, जो भी सो रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ज़्यादा लंबा है नहीं, बस होने ही वाला है। tan अल्फा, तो जो tan अल्फा की स्टैंडर्ड वैल्यू है हमें पता है कि अगर याद रखोगे तो तुम जान जाओगे कि अच्छा इसका मतलब अगर tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 है, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 30, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और मान लो कुछ अलग एंगल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स और जो वैल्यू है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कन्वेंशन होंगे ऐसे। तो किसी ने कहा कि एंड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ज्योमेट्रिकली, तुम ये बता दोगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना है और ए वेक्टर के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऐसे है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से ये रिजल्टेंट है और ये एंगल जो है 30 डिग्री पे होगा, 30 डिग्री पे होगा, इसका मैग्नीट्यूड 10√3 होगा। तो ये है ज्योमेट्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट? ये एक सैंपल हमने सिंपल कैलकुलेशन देखा, क्या है। तो अभी नो सर। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cos थीटा। तो जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, if the vectors and resultant are having same magnitude, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है,
two vectors gives the resultant of same magnitude or magnitude or gives the magnitude equal to the each vector, then find the angle between vectors. तो पहला जो क्वेश्चन पहले टाइप का क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन हमसे आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कि फाइंड द रिजल्टेंट, मतलब सी एंड अल्फा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है थीटा फाइंड करने के लिए। थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अब दूसरे तरीके से कि फॉर्मूले में अगर ये देखोगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे एक तो ये था अननोन, ये वैल्यूज गिवन थी ए बी थीटा, ये सारा कुछ गिवन है। अब सेकंड केस में कि हमें मैग्नीट्यूड गिवन है बट हमें थीटा फाइंड करना है या ऐसे कॉस थीटा फाइंड करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट कर देंगे। सपोज करो कि मान लिया कि कुछ है जो अननोन एक्स है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एक्स है, तो उसका रिजल्टेंट भी एक्स है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स। ये इंडिविजुअल वेक्टर्स और उसका रिजल्टेंट दोनों सेम है। तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से जो है कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो इसको भी एक स्टैंडर्ड एंगल की तरह से मान सकते हो क्योंकि ये फ्रीक्वेंट यूज में आएगा। तो जो थीटा होता है, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे ठीक है, नहीं जानते होंगे तो भी कोई बात नहीं है, बस वैल्यू इसकी याद रखनी है, टेंशन में नहीं आना है कि कॉस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस जो है नेगेटिव होता है। तो जो एंगल होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। तो ये वैल्यू होती है एंगल की 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री जो है वो नेगेटिव होता है -1/2। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। तो ये जो है एंगल फाइंड करने के लिए, जैसे मान लो कि अब किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड अगर ध्यान से देखोगे इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको हम मैनिपुलेट करते हैं जिसपे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो ये पॉइंट तुम्हारे नोट्स में कहीं ना कहीं पे होगा। जैसे मान लो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। अब सी का जो मैग्नीट्यूड है, सी का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो इसमें से cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर याद करोगे cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा किसी भी दो वेक्टर से, हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तब मिलेगा जब ये क्वांटिटी 1 हो। cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम उसकी औकात हो सकती है दैट इज इक्वल टू 1, और मिनिमम जो है वो हो सकती है -1। तो C की जो मैक्सिमम वैल्यू है फॉर एनी गिवन ए बी, किसी ए बी की वेक्टर गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा +2ab। अब ये देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, ये सी मैक्सिमम है तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये समझ में आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो थीटा 1 कब होगा, सॉरी कॉस थीटा 1 कब होगा? तो कॉस थीटा 1 होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू -1 है, -1 का मतलब है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, 180 डिग्री, और हम उसको बोलते हैं पाई। पाई जो है वो रेडियन में रिप्रेजेंटेशन है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये दो सिस्टम है, ये डिग्री में है और ये जो है रेडियन में है। तो रेडियन में पाई का मतलब है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर एंगल होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू -1। तो मैक्सिमम, अब थोड़ा कॉमन सेंस से ये सोचोगे cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन के लॉन्ग है, या ऐसे बोल सकते हैं कि पैरेलल है। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें ये मिलेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये मिलेगा। मिनिमम मैग्नीट्यूड, मिनिमम कब होगा?
मिनिमम होगा क्या? मिनिमम जब cos थीटा -1 एज्यूम करेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। -2ab इज इक्वल टू a माइनस बी। a माइनस बी कब आएगा? जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, मतलब a इस डायरेक्शन में हो और ये जो है b इस डायरेक्शन में हो, तो इतने केसेस पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं 3 और 4, तो ये दो वेक्टर से मैक्सिमम और मिनिमम वेक्टर कितना मिल सकता है? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में कितना मिल सकता है? हम्म कोई भी तो थोड़ा बहुत बोलते रहो तो लगे कि जगे हुए हो। क्यों? क्यों भी रवि? 3 और 4 अगर हमारे दो 49 हैं, सर 7 हाँ 7। सिंपल सिंपल, जैसे दो वेक्टर ही सोचो, दो वेक्टर का है, दो वेक्टर से हमें मैक्सिमम फोर्स गिवन है कि ये 3 और 4 ही हैं, तो हमें मैक्सिमम क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है a+b और मिनिमम मिलता है a-b। मतलब 3 और 4 से मैक्सिमम हम 7 फाइंड कर मिल सकता है हमें, और मिनिमम जो है वो 1 मिल सकता है। 3 - 4 मतलब -1 नहीं सोचना, हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ होता है, लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती है। तो ये नहीं बोलना है कि सर 3 - 4 कर देंगे तो -1, नहीं नहीं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब डिफरेंस लेंगे। तो ये माइनस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मॉडुलस, मॉडुलस मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ये जनरल जो है हमारे पास एक कंक्लूजन है कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स अगर हैं तो उन दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं, तो उनसे जो है मैक्सिमम रिजल्टेंट हमें मिल सकता है और वो a+b के बराबर होगा। मिनिमम रिजल्टेंट हो सकता है जो कि a-b के बराबर होगा। तो जैसे अब इसका जो है एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन ये होगा कि ऐसा दिया हो कि मान लो ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आया हो कि 3 कि जो ऐसे लिख सकते हैं हम, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं कि जो C है, C इज लेस देन इज इक्वल टू a+b, ग्रेटर देन इक्वल टू a-b। कि अगर दो वेक्टर हैं तो C की वैल्यू, ये पॉइंट अगर नोटबुक वोटबुक रखते होगे, गलती से अगर रखा हुआ होगा, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 50% लोगों के पास होगा। 50 क्या 60-70 के पास। तो अगर रखते होगे तो उसको ये नोट कर लोगे, अदरवाइज याद रख पाओ दिमाग में तो अच्छी बात है कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स हमें गिवन है तो उस दो वेक्टर्स में से मैक्सिमम से मिनिमम हमें इतना मिल सकता है। मतलब अगर जो एग्जांपल लिया था 3-4 अगर लिया, तो इससे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम 7 हो सकता है, मिनिमम जो है 1 हो सकता है। तो अब अगर इसमें से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, तो जैसे प्रतीक बस 1 मिनट देखो, ध्यान से समझो इसको कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जैसे ऐसा दिया हुआ है कि दो वेक्टर और रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो ऐसे 3 4 8, 3 4 3, C 3 4 2, D 3 4 और 0.5। अब इसमें दिया हुआ है कि 3 ये जो है वेक्टर का एक सेट है, और उस सेट में दो जो है उसके मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, दो जो है वेक्टर और एक रिजल्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी पॉसिबल, कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं है? सर ए एंड डी। सर ए एंड डी। वही चीज है। क्या इसमें हम क्या अप्लाई करें? इसमें अप्लाई कर रहे हैं वही चीज कि भाई दो वेक्टर हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं इस चीज को कि भाई दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मिनिमम हो सकता है और क्या हो सकता है। तो 3 और 4 को हम मैक्सिमम कंबाइन करके, 3 और 4 दो वेक्टर्स हैं और ये थर्ड जो है रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 और 3 का 3 हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि 7 और 1 के बीच में है। अब ये 3 कब होगा वो देखना होगा कि कितने एंगल पे है।
एंगल चेंज होता रहेगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। ये 3 और 4 को कंबाइन करके मिनिमम 1 मैक्सिमम 7, तो बीच में आएगा 2, तो हाँ ये पॉसिबल है। ये दो वेक्टर हो और ये उसका रिजल्टेंट हो, बिल्कुल पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम हमें 1 ही मिल सकता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि टू गिवन सेट्स हैं, उसमें से कुछ वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं और एक रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा केस पॉसिबल है, कौन सा केस नहीं है। तो बताओ प्रतीक। प्रतीक। कोई डाउट? हैंड रेज किया था। प्रतीक कोई डाउट था? ठीक है। तो ये जो है रिजल्टेंट, ये गिवन है वही चीज कि जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, जो फाइंड किया था। तो इसी लिखा, इफ द वेक्टर्स आर ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड देन रिजल्टेंट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर्स। कि अगर सेम ही मैग्नीट्यूड के हैं, जैसे मान लो ये 10 और ये 10 है, ये 10 और 10 गिवन है और ये एंगल जो है 50 डिग्री गिवन है, तो इसका रिजल्टेंट, क्योंकि सिमिलर टाइप के फोर्स हैं, पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे, तो ये रिजल्टेंट किसके अलोंग हो जाएगा? ये रिजल्टेंट हो जाएगा ये 25 डिग्री के अलोंग। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो ये वेक्टर एडिशन पे एक तो डेरिवेशन का पार्ट है, दूसरा है उसका आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अभी क्लास के लिए तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बट तुम क्या है कि इसको खुद से चाहो तो अटेम्प्ट कर लो। अभी इसको देख लेते हैं, डायरेक्ट वो रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, sum of the magnitude of the two forces at a point is equal to 80 न्यूटन। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये है सम ऑफ मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मतलब सी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 if the resultant if the resultant is makes an angle, resultant makes an angle 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the forces? तो कई लोग तो सुनने में बोलेंगे क्या 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 सर, एक मिनट तो टेंशन मत आओ, देखो आराम से इसको पढ़ लेना। ये द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, तो इसमें दिया हुआ है कि दो दो हम लेंगे। अब देखो, दो दो वेक्टर्स के अगर क्वेश्चन है तो उसमें जो भी वैल्यूज हैं उसको हम अपने दिमाग में वेरिएबल सेट करेंगे कि एक ए है, बी है, थीटा है, सी है एंड अल्फा है। ये 5 पैरामीटर्स हैं हमारे वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ए यहाँ पे है गिवन है कि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 18, ए प्लस बी इज इक्वल टू 18। और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मतलब c इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 12। ये दो इंफॉर्मेशंस गिवन है रिजल्टेंट। एक कंडीशन और गिवन है, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो c है अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री, बट कंडीशन ये है स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ, स्मॉलर के साथ। अब वेक्टर के जो क्वेश्चन है, दो तरीके हमेशा पैरेलली वर्क करेंगे, ध्यान से सुनोगे, दो तरीके पैरेलली वर्क करेंगे। जो लोग अपने दिमाग पे जोर देके थोड़ा सा विजुअलाइजेशन को क्लियर कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक तो मैथमेटिकल है कि सी गिवन है, ए गिवन है, सी का हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें सब कुछ पुट करके फाइंड करते हैं। बट अगर थोड़ा सा हम विजुअलाइज करेंगे और पैरेललोग्राम के डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, सोचेंगे कि ये है स्मॉलर मैग्नीट्यूड, कोई भी एक हमने कंसीडर कर लिया ए, जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पे है, ये है सी। अब अगर ये तो पैरेललोग्राम होना चाहिए, वेक्टर बी कहाँ होगा? अगर पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यही वर्टिकल है, इसका मतलब ये कहीं ऐसे होगा। पैरेललोग्राम ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा वो तो इन बिटवीन होगा ना, इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा, तो बी इधर ही कहीं पे होगा ऐसा।
तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो अब ये हमने देखा कि ये कंडीशन को ज्योमेट्रिकली हमने पैरेललोग्राम के फॉर्म में लिख लिया, कि पैरेललोग्राम के फॉर्म में अगर हम इसको लिख लेते हैं, तो पैरेललोग्राम ये ए है, बी है और सी है, तो ये चीज क्या है, ये भी है ए, पैरेललोग्राम ही है, ये भी है बी। अब ये हमारे पास ये गिवन है कि ये 12 है, ये हमें अननोन है, ये जो डायगोनल है ये है 12, ये क्वांटिटी, और a प्लस बी इज इक्वल टू 18 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 18 है। तो ऐसा रिप्रेजेंट करने के बाद थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा कि अगर a की वैल्यू x है तो b की वैल्यू क्या है, 18 माइनस एक्स। और जब डायग्राम वाइज हमने रिप्रेजेंट किया तो हमें ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बन तो नहीं रहा है लेकिन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि दिस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेंगे, इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, तो जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होंगे तो वो इजीली समझ सकता है कि 5, 12, 13 का होता है एक ट्रिपलेट। जैसे 3, 4, 5 होता है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट, वैसे ही 5 और 13 का भी होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये 18 आंसर गलत है, x की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 18 माइनस 5 है, ये 13 न्यूटन है, 13 न्यूटन, और ये हो जाएगा 5 न्यूटन। ये सॉल्व कर लिया इस स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद। अब इसको अगर हम इक्वेशन वाइज सॉल्व करने की कोशिश करते तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता। एक मिनट रवि, एंगल बताओ रवि क्या है डाउट। सर इस 90 डिग्री सर कैसे ऑब्टेन किया आपने? ये 90 डिग्री हुआ क्लियर कैसे है पूरा कि ये 90 हुआ? हाँ 90 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मेक्स द फोर्स ऑफ ओके सर। स्मॉलर। ठीक है, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन जो है अगर, सर हाँ बताओ। सर हम इसका मतलब हम ए को हम आपने स्मॉलर लिया, मैं शायद बी को स्मॉलर लूं तो मैग्नीट्यूड इंटरचेंज हो जाएंगे ना? हम मैग्नीट्यूड इंटरचेंज हो जाएंगे, स्मॉलर के साथ हमें फाइंड करना है, तो स्मॉलर हम किसी को भी ले सकते हैं, बी स्मॉलर है तो बी जो स्मॉलर है इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी तो हमने अपने हिसाब से ज्यूम किया ना। फाइनल आंसर क्या होगा कि जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू 5, लार्जर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13। यस सर, थैंक यू सर। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दे देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन है कि भाई मान लिया कि 3, 4 है, 3, 4 जो वेक्टर्स लिया था, तो ये 3, 4 का मैग्नीट्यूड कभी 1 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है और कभी 7 हो रहा है, तो इसमें थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, तो इस सी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये तो अभी फाइंड कर लिया कि ये तो 0 डिग्री पे आया था, ये जो है 180 डिग्री पे आया था, और ये इन बिटवीन के लिए हम सॉल्व कर लेंगे कि जो सी स्क्वायर है, ए है, बी है, हमें फाइंड करना है थीटा, सी का मैग्नीट्यूड है 5, तो ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों का अगर दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा था, ये जो पॉइंट बताया था कि सी मैक्सिमम है, ये जो है सी मैक्सिमम है, सी मैक्सिमम वाला जो पॉइंट है, सी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2ab cos थीटा शुड बी मैक्सिमम cos थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, सो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा हमें मिलेगी पैरेलल। जब ये पैरेलल होंगे, दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, दो ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन, अगर हमारे पास दो ही फोर्सेस हैं, एक 10 का है दूसरा भी 5 का है, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन तभी मिल पाएगा जब 10 और 5 एक साथ वर्क कर रहे हो,
मिनिमम तभी मिल पाएगा जबकि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा हो। तो मैक्सिमम तब होंगे जब पैरेलल होंगे, a प्लस बी। मिनिमम तब होगा जब एंटी पैरेलल होंगे और उसका मैग्नीट्यूड होगा a माइनस बी और b माइनस है, डिफरेंस बिटवीन a एंड b। तो ये जो है फाइनल जो ये। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे दिया हुआ, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड एक्टेड अपॉन बाय द थ्री फोर्सेस। अब जैसे ये है कि थ्री फोर्स, मान लो कि थ्री वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड ये है वेक्टर सी। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। तो इस केस में ठीक है, इसको डिस्कस हम लोग करेंगे, इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन। अभी तो हमारा टाइम जो है वो ओवर हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आज जो हमने कवर किया वो था डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, कि पैरेललोग्राम का जो डेरिवेशन है, और पैरेललोग्राम के डेरिवेशन सी स्क्वायर उसमें कैसे डिराइव करना है, ये डेरिवेशन के बाद सिंपल एक दो एप्लीकेशन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट है और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है। तो ज्योमेट्रिकली जो सोच पाएगा, ज्योमेट्रिकली रिलेट कर पाएगा क्वेश्चन रीड करते करते, तो इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। ये जो एक दो क्वेश्चन दिया है उसको करना है, जो डेरिवेशन है उसको खुद से करना है। ये दो चार चीज़ें करोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस